Hello students, myself Navneet Kumar, your science teacher. And आज 9th क्लास के लिए बायोलॉजी चैप्टर सेल का सेकेंड पार्ट हम लेकर आए हैं। और आज हम लोग इस चैप्टर को डील करने का ट्राई करेंगे और इसमें जानने का ट्राई करेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लेकिन देखिए, आपको एक बात हम बताना चाहते हैं कि ये 9th क्लास में जो साइटोलॉजी पढ़ना है, हम आपको डिफिनीशन भी दिए साइटोलॉजी का कि सेल की स्टडी इतनी वास्ट है, सेल की स्टडी का कंटेंट्स इतना वास्ट है कि इसकी पढ़ाई के लिए एक अलग ब्रांच बनाया गया साइटोलॉजी, कि आप अगर चाहिए तो बहुत दिन तक होल लाइफ सेल के बारे में पढ़ते रह जाइए, फिर भी इसका कंटेंट्स खत्म नहीं होगा। और आज हम लोग को 9th क्लास में, जबकि पिछले क्लास में भी हम लोग सेल पढ़े थे 8th क्लास में, फिर 9th क्लास में सेल चैप्टर आने का क्या मतलब हुआ, जब हम पिछले क्लास में पढ़ ही लिए कि व्हाट इज सेल एंड उसमें कौन कौन सा ऑर्गेनेल्स होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, ये सब हम लोग जान करेंगे। देखिए, एक खास बात है जिसको समझाने के लिए इस 9th क्लास में सेल दिया गया। सेल तो बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन इस क्लास में एक फाइनल टच देना है, फाइनल बात आपको समझना है। और ये समझने के बाद ही हम लोग ये बात मानेंगे कि हाँ, सेल चैप्टर हम लोग पढ़ लिए, सेल चैप्टर हम लोग समझ लिए। अरे कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो कैसा कॉन्सेप्ट है, अद्भुत कॉन्सेप्ट है क्या? तो बोले कि देखिए, जितना भी दुनिया में थिंग्स है, लिविंग थिंग्स खास तौर से, उसको देखने का जो दृष्टिकोण होता है, व्यू होता है, अलग अलग है। आप फिजिक्स के व्यू से देखिए तो आपको उसका शेप साइज दिखाई दे। किसी सामान के बारे में लीजिए, जैसे गेंद के बारे में लीजिए, वो नॉन लिविंग थिंग है, उसी के बारे में लीजिए। गेंद को आप फिजिक्स के व्यू से देखिए तो स्फेरिकल शेप दिखाई देगा, उसका कलर और वेट आपको समझ में आएगा। केमिकल व्यू से देखिए तो वो एटम से बना हुआ दिखाई देगा, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव करते हुए दिखाई देगा। अगर आपका व्यू सही है, क्लियर है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको दिखेगा। लेकिन कह रहा है कि अगर हम उसको बायोलॉजिकल व्यू से देखेंगे तो क्या दिखेगा? तो कह रहा है, देखिए, बायोलॉजिकल व्यू से देखने पर अलग चीज दिखता है। और हम लोगों को इस क्लास में इस चैप्टर के हेल्प से बायोलॉजिकल व्यू डेवलप कर लेना है। कैसे? तो बोला, देखिए, जैसे ही हम गेंद को देखेंगे बायोलॉजिकल व्यू से, हम क्लियर हो जाएंगे कि वो नॉन लिविंग थिंग्स है। क्या है? क्या कि इसमें सेल एग्जिस्ट नहीं करता है। और लिविंग थिंग को देखेंगे तो हमको सेल का एग्जिस्टेंस दिखाई देगा कि ये सेल इसमें एग्जिस्ट करता है। कह रहा है, कैसा होता है सेल, किस टाइप के सेल से हम लोग बने। यही हम लोग का मुद्दा है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हम लोग का आज का जो सबसे मेन टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल होता कैसा है, देखिए, इसके बारे में डिटेल समझना, इसको एक्सप्लोर करना, यही हम लोग का पिक एम्बिशन है इस क्लास के, इस चैप्टर के लिए। पहले ये समझे, आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर हम लोग, चाहे कोई भी लिविंग थिंग जो सेल 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 हम लोग सुनते बना हुआ है, किस टाइप का वो सेल होता है, कैसा होता है वो सेल। और आज इसको देखकर अब अपना व्यू क्लियर कर लीजिएगा कि किसी भी लिविंग थिंग को जब आप देखिएगा तो किस दृष्टिकोण से देखिएगा। भले सेल बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उसको आंख से नहीं देख सकते हम लोग, पिछले बताए थे हम आपको पिछले वीडियो में। आप अगर नहीं देखे इसका पिछला पार्ट तो आप देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है वो, तब ये समझने के लिए बात है। तो कह रहा है कि अगर हम लोग किसी लिविंग थिंग को, मीन्स प्लांट को या एनिमल को देखते हैं तो वो सेल से बना हुआ, भाई कैसा सेल हो, कैसा सेल हो, माइक्रोस्कोपिक आंख से तो दिखेगा नहीं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आंख से दिखता हम लोगों को मैग्नीफाइड होकर, तो कैसा एक आदमी कैसा दिखता, एक कुत्ता कैसा दिखाई देता, कैसा दिखाई देता, एक चिड़िया कैसी दिखती जब सेल से बनी हुई है। तो कह रहे, पहले सेल जानेंगे तब न कि सेल कैसा दिखता है। अगर हम लोग ये बात समझने में कामयाब हो गए कि सेल कैसा दिखता है तो हम लोग का बहुत कुछ व्यू क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए आपके लिए ये सेल, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये एक सेल है। इसका मैग्नीफाइड व्यू दिखाई दे रहा है, माइक्रोस्कोप का हेल्प लिया गया है इसके लिए। ये सेल है, कैसे मूव कर रहा है देखिए, आप ध्यान से देख लीजिए। इसी तरह के सेल से दुनिया का जितना लिविंग थिंग है सब का सब बना हुआ है, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे कोई एनिमल्स हो, चाहे कोई फिश हो, बर्ड हो, या कोई प्लांट हो, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सब का सब इसी टाइप के सेल से बना हुआ है। सब का सब इसी टाइप के सेल से बना हुआ है। ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर माने एक सेल का कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए ये एक सेल का है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये चल रहा है, देखिए सेल ऐसे ही चलता रहता है। कोई धीरे धीरे चलता है, कोई फास्ट चलता है, कोई एकदम धीरे चलता है, उसके मूवमेंट को आप देख नहीं सकते हैं। आप देखिए हमारा शरीर, हम यहाँ आपके सामने बैठे हुए हैं, हमारे बॉडी का हर
मतलब इसमें बहुत सारा सेल है, ये सेल से बना हुआ है। वो सेल कैसा ऐसा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ऐसे ही पूरा मूव कर रहा है ये धीरे धीरे, क्योंकि इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, देख रहे हैं इसके अंदर लिक्विड, बाहर एक कवर दिख रहा है आपको। एक बार 3 पार्ट देखिए इसमें, मेन 3 पार्ट खोजिए, देखकर ध्यान से खोजिए। एक तो बाहर का जो एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप का मेम्ब्रेन टाइप का कवरिंग है, जिसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं बाहर का, तब तो बाहर गिर नहीं रहा है, बिखर नहीं रहा है, नहीं तो ये तो चारों तरफ बिखर जाता। ये कोई मेम्ब्रेन इसको घेरे हुए है, तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। और इसके अंदर का दूसरा पार्ट देखिए, बीच में एक ब्लू थोड़ा बड़ा टाइप से ऐसे गेंद के जैसा स्फेरिकल दिख रहा है, वो इसका न्यूक्लियस है, जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो न्यूक्लियस है। ध्यान से देख लीजिए, ब्लू कलर का, हाँ देख लीजिए ध्यान से, आप बीच में देखिए वो न्यूक्लियस है। और इधर हो गया इसका बाहर का कवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर वो बड़ा वाला हो गया न्यूक्लियस। उसको छोड़कर अंदर जितना कुछ भरा हुआ है लिक्विड टाइप का जो दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा गेंद के जैसा, गोली के जैसा दिख रहा है, छोटी गोली बड़ी गोली अजीब कलर का दिखाई दे रहा है, अंदर अंदर ही में चल रहा है, वैसा ही सेल होता है। हम सब लोगों का वैसा ही सेल है, सारा लिविंग थिंग, प्लांट, एनिमल, सबका सेल ऐसा ही है, ऐसा ही टाइप का सेल। हाँ, शेप साइज अलग है, अब इसका शेप ये तो अब चलते रह रहा है तो हमेशा शेप साइज बदलते रह रहा है, कुछ कुछ अपना पूरा शेप साइज हमेशा नहीं बदलता है, थोड़ा थोड़ा अंदर मूवमेंट जरूरी है। तो न्यूक्लियस 3 पार्ट में हम लोग इसको बांटेंगे स्ट्रक्चर को समझने की दृष्टि से। एक हो गया आउटर कवरिंग जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और एक हो गया सेंटर में का सेंट्रल न्यूक्लियस, और एक हो गया कि उसको छोड़कर बाकी सारा जो लिक्विड जिसको साइटोप्लाज्म कहा, अंदर का जितना लिक्विड देख रहे हैं सब साइटोप्लाज्म कहलाता है। लिक्विड में बहुत सारा मटेरियल दिखाई दे रहा है, और ये मटेरियल 2 वेराइटी का है। अंदर जो मटेरियल दिखाई दे रहा है छोटा छोटा गोली के जैसा स्ट्रक्चर, ये 2 वेराइटी का है। एक वैसा जो कि मेम्ब्रेन से ही बना हुआ है, जैसे पूरा सेल मेम्ब्रेन सेल को कवर करता है, वैसे अंदर भी वो चमड़ा का ही मेम्ब्रेन का ही बना हुआ है, मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो मेम्ब्रेन का बना हुआ नहीं है, क्रिस्टल टाइप का, जैसे छोटा पत्थर का टुकड़ा अंदर रखा हो वैसा टाइप का, कोई मशीन रखा हो वैसा टाइप का। दोनों वेराइटी का अंदर स्ट्रक्चर घूम रहा है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी है। अब कहिएगा कौन कौन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, कौन कौन क्रिस्टलाइन, तो देखिए हम आपको बता दें कि जहां तक मेम्ब्रेन की बात है तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आगे तो हम लोग को सबको डिटेल करना ही है। तत्काल जो 8 क्लास में नाम आप सुने उसका यूज कीजिए, उस ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए। पिछले क्लास का प्रीवियस नॉलेज अगले क्लास में यूज होता है, तो अभी यूज करना है क्या, तो कह रहा है कि देखिए इस सेल के अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो बहुत सारा दिख रहा है, उसमें से एक वो कहलाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन का बना हुआ है, वो मेम्ब्रेन से बना हुआ है। गोल्गी बॉडी मेम्ब्रेन से बना हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन से बना हुआ है, प्लास्टिड्स नाम सुने होइएगा जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ये भी मेम्ब्रेन से बना होता है। और लाइसोसोम जिसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, वो पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे जरूर, अभी भी जान लीजिए, तो वो भी मेम्ब्रेन से बना होता है। मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और लाइसोसोम, ये सब मेम्ब्रेन वाला हो गया। और क्रिस्टलाइन तो बोला जिससे राइबोसोम, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, तो ये राइबोसोम मेम्ब्रेन से नहीं बना होता है, क्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा क्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। राइबोसोम हो गया, सेंट्रियोल्स हो गया, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर भी एक गोल स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो ये सब न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स, ये सब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो गया, क्रिस्टल के जैसा है। अब सबका अपना अपना काम है, सबका अपना अपना नाम है। तो पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग 3 फेज में लेकर चल रहे हैं। एक तो आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन, उसके बारे में डिटेल जानेंगे जो क्या होता है नहीं होता है। हम लोग सुनकर रखे हुए हैं कि नहीं प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है, दोनों में होता है। लेकिन प्लांट सेल में इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा कवरिंग होता है जिसको सेल वॉल कहते हैं। फिर उसके बारे में जानेंगे कि सेल वॉल क्या है, इसका खासियत क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानकारी लेंगे, बहुत सारी बात है। और उसके बाद हम लोग आएंगे साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर का जो ये स्ट्रक्चर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको कि सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, वो सब आ गया। एक हो गया अंदर का न्यूक्लियस। तो इसको हम लोग 3 फेज में बांट कर पढ़ना है। एक हो गया सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल इसके अंदर आ गया। दूसरा हो गया साइटोप्लाज्म जिसके अंदर
जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये सब भी आ गया। और तीसरा हो गया न्यूक्लियस। तो वन बाय वन हम आपको बताना चाहेंगे सबके बारे में, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। तो शुरू हम लोग का कार्यक्रम कहाँ से होगा कि जिस सेल को आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आप देख ले रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, समझ में आ जा रहा है कि हाँ भाई ऐसा ही सेल से सब कुछ बना हुआ है, लिविंग थिंग। अभी थोड़ा ज्यादा मूव कर रहा है आपको समझाने के लिए, और ये अब बाकी सेल कम मूव करता है। जैसे कि हाथ में का जो सेल है उतना मूवमेंट नहीं कर रहा है कि दिखाई देने लगे, तो माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उस तरह से दिखाई दे रहा है। अब तो बोल रहा है कि ये जो सेल जिसका कि आप देख रहे हैं जिसको, अब इसी सेल को जब एग्जाम में आएगा कि इसका डायग्राम बनाइए, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, उसका डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ से हम लोग का पढ़ाई शुरू होता है कि हाँ भाई सेल का डायग्राम पहले बनाने आना चाहिए, और उसके बाद उसका पार्ट्स वगैरह सब समझ में आना चाहिए। फिर वन बाय वन उसका हर पार्ट का फंक्शन, उसके बारे में क्या स्पेशल फीचर्स है, ये सब कुछ। और इसके लिए हम लोग हेल्प लेंगे बोर्ड का। तो हम आपको लेकर चलते हैं बोर्ड पर, जहां पर कि हम आपको ये सारा बात बताने का ट्राई करेंगे। लेकिन आप ध्यान से देख लीजिए कि ये जितना लिविंग थिंग है सब इसी से बना होता है। ऐसा ही सेल, प्लांट, एनिमल, सब में कुल मिला के इसी से मिलता जुलता सेल होता है। ऐसे ही भीतर का पार्ट्स होता है, देख लीजिए इस तरह से। ऐसा सेल से हम लोग बने हुए हैं, इस टाइप के सेल से हम लोग बने हुए। तो हम लोग चलते हैं आगे कार्यक्रम के लिए। मीन्स सेल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम लोग सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे बोर्ड पर। आप भी देखिएगा ध्यान से, जिससे कि आप क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एनिमल सेल चाहे प्लांट सेल, तो आप बनाने के काबिल रहिएगा। चलते हैं हम लोग बोर्ड पर। आइए, इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जैसा आप लोग देखे हैं कि बीच में एक ब्लू कलर का गोल गेंद के जैसा कुछ हो रहा था, थोड़ा सबसे बड़ा टाइप का लग रहा था। वैसे तो बहुत सारा स्ट्रक्चर अंदर था, तो वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं, और उसका नाम हम लोग रखे थे न्यूक्लियस। तो लीजिए, सबसे पहले हम लोग मान लीजिए हम लोग चल रहे हैं बनाने सेल का डायग्राम, तो बना दिए सबसे पहले न्यूक्लियस, गोल न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के मान लीजिए इतना रेडियस से हम लोग चल रहे हैं ऐसे, न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ का मामला है। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन टाइप का घेरा होता है, जो देख रहे थे उसको घेरे हुए था, जिससे कि उसके अंदर का कोई लिक्विड बाहर नहीं आ पा रहा था, जिसको कि हम लोग बोले हैं कि साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म बाहर नहीं आ पा रहा था। और ये वाला जो मेम्ब्रेन होता है, देखिए ये असल में डबल लेयर्ड होता है, 2 लेयर का होता है। मतलब ये देखिए डबल लेयर, बात समझते चलिए। इसमें बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन वाला है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन वाला नहीं है। अब जो मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है उसमें भी कुछ सिंगल मेम्ब्रेन वाला है, कुछ डबल। यही तो 9th क्लास में पढ़ना है, यही बात 9th क्लास में जानना नहीं था। बाकी तो 8 में पढ़िए क्या है, आप इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं था। यही हम बताना चाह रहे हैं कि नहीं कि जो 4 डिफिनीशन याद कर लिए, सेल ऑर्गेनेल का नाम और फंक्शन, क्वेश्चन आंसर कह दिए कि पढ़ लिए। बोल रहा है कि जी नहीं, इस बार कुछ ऐसा बात जानना है कि जो कि कुछ मतलब रखता है, स्पेशल होता है, और पीछे क्लास में हम लोग नहीं जान पाए। तो इस सेल के अंदर तो सेल मेम्ब्रेन भी डबल लेयर का, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और ये न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। ये नहीं समझिएगा कि सिंगल मेम्ब्रेन वाला होता है, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। सेल मेम्ब्रेन भी डबल लेयर का है, और न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बाहर का, ये भी डबल लेयर का होता है। और इससे न्यूक्लियस से, अब जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस में भी बहुत सारा सामान भरा हुआ रहता है, लिक्विड। अब इसमें से कोई लिक्विड इधर कोई दूसरा सेल है उधर भेजना है। अब न्यूक्लियस का लिक्विड बाहर कैसे जाएगा? अगर इसमें जाएगा तो साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा, और तब बाहर जाएगा, कह रहा है कि तो बहुत मुश्किल बात है। न्यूक्लियस का है कि सेल में न्यूक्लियस का बहुत बड़ा स्थान है। आप जानते हैं, आप पिछले क्लास में यही तो पढ़ के आए हैं कि हाँ न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस ब्रेन है, तो बोला है कि ब्रेन है तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इससे कोई चीज बाहर कर, इसके लिए एक रास्ता टाइप से बना होता है, वो रास्ता भी मेम्ब्रेन का ही बना होता है। देखिए कैसे, आप आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये अंदर वाला मेम्ब्रेन से ऐसे निकला, ऐसे निकला, इधर न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में ऐसे इधर कनेक्ट हो गया, यहाँ से ऐसे रास्ता बना हुआ है। अभी रास्ता सीधे नहीं है, इस तरह से देखिए मोड़ मोड़ैया है उसमें, ऐसे। यही हम समझाना आपको चाह रहे हैं, इससे मोड़ मोड़ैया वाला रास्ता। इस तरह का रास्ता चारों तरफ रहता है, चारों तरफ।
हमेशा नया रास्ता बनते ही रहता है हर हाल में। अब कुछ रास्ता तो इस हाल में भी रहता है, देखिए अभी पूरा बना नहीं है, अधूरा है, ऐसा रास्ता भी इसमें रहता है, इधर से बनना शुरू होता है, ऐसे 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 भी हो सकता है रास्ता, ऐसे इतना पर भी हो सकता है, और पूरा बना नहीं बनेगा। ये रास्ता दो तरह का होता है, एक देखिए रास्ता रास्ता रास्ता, अब इसका नाम जान लीजिए, इसका नाम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर हो जाइए। इस सेल में यही बात है कि नाम अगर ध्यान से सुन लिए और जरा सा भी उस पर दिल आ गया तब याद हो जाएगा, नहीं तो भैया बायोलॉजी का तो नाम है ऐसा चीज है कि बस कितना आदमी उसको सलाम करने लगता है कि नहीं होने वाला है। बस खाली ध्यान से सुनिए, हल्का सा दिल उस पर जाने दीजिए, दिल को मत रोकिए, देखिए याद होता है कि नहीं। तो ये जो रास्ता वाला आइटम था इसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देख लीजिए ध्यान से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में ER भी कहते हैं, ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माने ER। तो ये दो टाइप का है, एक जैसा देख रहे हैं वैसा ऐसे, और दूसरा टाइप जो होता है वो दूसरा वाला टाइप जो होता है वो कैसा होता है, थोड़ा रफ टाइप का होता है, मतलब उस पर दाना दाना के जैसा कुछ चिपका होता है। आप कहिएगा ये दाना दाना के जैसा क्या चिपका होता है उसमें, तो बोला कि देखिए राइबोसोम चिपका रहता है, जैसे मान लीजिए इसी पर, तो इसी को ले लीजिए, तो ऐसे दाना दाना जैसा इस पर चिपका रहेगा, ऐसे चिपका रहेगा, ऐसे चिपका रहेगा। ये देखिए ये क्या है, तो कह रहा है राइबोसोम है, तो कह रहा है क्या राइबोसोम क्या करता है, देखिए पिछले क्लास में आप पढ़ के आए कि प्रोटीन फैक्ट्री इसको बोला जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन यही होता है, राइबोसोम में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और ये राइबोसोम अब ये इस पर चिपका हुआ भी रहता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, कभी कभी ऐसे भी घूमते रहता है, ऐसे साइड में, जैसे मान लीजिए कि राइबोसोम हो गया तो ऐसे सेल में चारों तरफ घूमते रहता है। ये मान लीजिए कि राइबोसोम हो गया, ये राइबोसोम, तो ये वाला राइबोसोम कहलाएगा कि फ्री, ये हो गया फ्री राइबोसोम, ये फ्री वाला हो गया, मतलब कहीं से सटा हुआ नहीं है। ई वाला राइबोसोम अटैच्ड कहलाएगा, ये भी राइबोसोम ही है, ये भी राइबो, यही तो समझना है, राइबोसोम ही है लेकिन ये अटैच्ड है। ये कैसा राइबोसोम कहलाता है, अटैच्ड। तो कह रहा है कि देखिए अब जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एकदम चिकना है वो स्मूथ कहलाता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, और जो इस तरह से है वो RER, मतलब कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरह का हो गया। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा इसमें ये राइबोसोम हो गया, और राइबोसोम के बाद इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है, वो भी मेम्ब्रेन का बना होता है, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं गोल्गी बॉडी। ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर इसमें होता है, इस तरह से मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है इसमें, ऐसे उसमें से निकलते रहता है छोटा छोटा ड्रॉपलेट, ये गोल्गी बॉडी कहलाता है, ये गोल्गी बॉडी कहलाता है। और एक दूसरा टाइप का स्ट्रक्चर भी इसमें रहता है, थोड़ा ओवल या फिर सिलेंड्रिकल हो सकता है, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया गोल्गी बॉडी, ये हो गया गोल्गी बॉडी, और ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्गी बॉडी हो गया, इसके ये राइबोसोम हो गया। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको लाइसोसोम बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइसोसोम, इसको बोलते हैं लाइसोसोम। ये लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी सेल में इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं, ये बात आप नहीं जानते होइए, और जानते होइएगा तो एक बार मुस्कुरा लीजिए। तो क्या कि ये चूंकि यूनिक बात है, अगर आप जान रहे तो एक बार मुस्कुरा लीजिए। तो ये क्या है, किसी सेल में इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना जल्दी होगा, मतलब सेल इन्फेक्शन रोकने में कितना कारगर है, और मतलब कि उसके अंदर कितना इम्यून सिस्टम मजबूत है उसका, ये डिपेंड करता है लाइसोसोम पर, कि किसी सेल में कितना लाइसोसोम है और वो लाइसोसोम कितना एक्सपर्ट है। बात समझे, लाइसोसोम बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी अगर फॉरेन मटेरियल इन्फेक्शन के रूप में अगर अंदर आता है तो लाइसोसोम उस पर अटैक करता है, उसको खा जाता है, और ये घूमते रहता है पूरे सेल में। अगर कोई भी सेल में का दूसरा पार्ट अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको तुरंत खा जाएगा, फिर वहां पर नया बहाल कर देगा, तुरंत व्यवस्था कर देता है नया। ये आगे आगे चलता है, नया वाला पीछे पीछे चलते ही रहता है कि जहां खाएगा वहां वो खड़ा हो जाएगा। जैसे गोल्गी बॉडी घूम रहा है, गोल्गी बॉडी राइबोसोम घूम रहा है,
दूसरा लाइसोसोम घूम रहा है, ये जाएगा। अब देख लिया कि हाँ ये वाला पार्ट है सही से, माइटोकॉन्ड्रिया सही से काम नहीं कर रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को खा जाएगा, तो दूसरा पीछे से आने वाला माइटोकॉन्ड्रिया उसका जगह ले लेगा। ये लेकर चलता है, ये लेकर चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और ये खास तौर से इसके बारे में हम फिर आगे आपको बताएंगे। तो अब और क्या है, तो बोला कि देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया ये हो गया। अब बोला कि देखिए इसमें क्या होता है कि एक स्टार टाइप कोई चीज होता है स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रोसोम। इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। अगर प्लांट सेल की बात होती है, देखिए एनिमल सेल की तरफ हम लोग चल रहे हैं, अगर प्लांट सेल की बात होती है तो कुछ स्ट्रक्चर और जुड़ जाता है, जिसमें कि सबसे इसके भी बाहर से एक सेल वाल लग जाएगा, एक प्लास्टिड, ये देखिए क्लोरोप्लास्ट, जैसे अब इसमें बना दे रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, हम चाहे नहीं बना रहे फिर बाद में बताएंगे, तो क्लोरोप्लास्ट भी होता है, प्लास्टिड्स होता है, वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। तो ये एक जनरल डायग्राम हो गया। और देखिए इसमें कि अब बाकी जो जगह खाली देख रहे हैं इसमें फ्लूइड भरा हो, ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये लिक्विड हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया मान लीजिए साइटोप्लाज्म, इसको यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं साइटोप्लाज्म। और देखिए ये न्यूक्लियस जो है, ये बीच वाला स्ट्रक्चर हम बोले थे ना कि न्यूक्लियस है ये, और ये न्यूक्लियस जो है इसके अंदर भी लिक्विड भरा होता है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो देखिए ये सेल का डायग्राम है, ये सेल का डायग्राम है, और इतना बना करके हम लोग दिखा दिए कि हाँ चलिए ये सेल का ये ऑर्गेनेल्स हो गया, ये पार्ट हो गया। अब इसमें हम लोग को अब सब के बारे में वन बाय वन जानकारी हासिल करना है, मतलब एक तरह से कहिए कि सब में स्पेशल क्या है ये जानना है। सबके बारे में आप जान रहे हैं, बाकी सब बात आपको जानकारी में है, सब में स्पेशल क्या क्या है ये जानना है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे, बोले ना कि 3 फेज में इसको हम लोग बांटेंगे। एक हो गया इसका सेल मेम्ब्रेन, एक हो गया इसका सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा हो जाएगा क्या साइटोप्लाज्म, और उसमें का कोई मटेरियल जो दिखाई दे रहा है सो साइटोप्लाज्म, और तीसरा हो जाएगा ये क्या तो न्यूक्लियस। 3 पार्ट में इसकी स्टडी हम लोग करेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर ही जितना सेल ऑर्गेनेल्स है वो सब आ जाएगा, ऑर्गेनेल्स जितना है वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर ही आ जाएगा। तो चलिए वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो लेंगे वो रहेगा क्या, तो करें देखिए हम लोग सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सेल मेम्ब्रेन। तो आइए हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसकी खासियत क्या होती है। देखिए सेल मेम्ब्रेन की जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट खासियत होती है, बहुत समझने वाली बात है, वो ये कि सेल मेम्ब्रेन लिविंग है। आप कहिएगा इसका मतलब क्या हुआ, तो कह रहा है कि देखिए जो सेल आप देखे हैं उस सेल में बहुत सारी चीज़ है, अंदर में देखे ना बहुत सारा कुछ है, लेकिन सब का सब लिविंग है, ये बात नहीं। हम शुरू में ही बताएं कि 2 तरह का उसके अंदर चीज़ है, मेम्ब्रेनस भी है, क्रिस्टेलाइन भी है। तो जो क्रिस्टेलाइन वाला है वो तो नॉन लिविंग टाइप का चीज़ है, वो तो लिविंग नहीं है। तो दोनों तरह की चीज़ है। तो लिविंग वाला आपको ये लिविंग नॉन लिविंग में क्या फ़र्क आता है, तो फर्क है आप कुर्सी टेबल पर, लकड़ी के टेबल पर आप तेल गिरा दीजिए, जाकर जोर से हथौड़ी से मार दीजिए, उस पर मलहम लगा दीजिए, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन आदमी को जाकर हथौड़ी से मार दीजिए और उस जगह पर जाकर मलहम लगाइए, तो आदमी का स्किन उस मलहम को एब्जॉर्ब कर लेता है। स्किन को कैसे पता है कि मलहम को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, कीचड़ लगाने पर इसको एब्जॉर्ब करे, ओ ये भी सोचता है। स्किन के पास भी दिमाग है, करे कि जी हाँ इसके पास भी दिमाग है। अगर चोट लग जाए, इस पर कीचड़ लेकर लगा लीजिए तो अंदर कीचड़ नहीं चला जाएगा। लेकिन अगर ये चोट लगा है, दर्द है यहाँ पर, और दवा लगा दीजिए, कोई ऑइंटमेंट पेन किलर लगा दीजिए, तो एब्जॉर्ब कर लेता है। कर कि वो सोच समझ के काम करता है, इसको भी दिमाग है। करे कि जी उस तरह हर सेल को दिमाग है, हर सेल मेम्ब्रेन को दिमाग है, इसलिए लिविंग यूनिट है, वो लिविंग चीज़ है। सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है। दूसरी खासियत क्या है, पहला तो लिविंग हो गया, दूसरा कि इलास्टिक और डबल लेयर्ड होता है। इलास्टिक होता है लमरने वाला, देख रहे थे कि नहीं, शेप चेंज हो रहा था, सब शेप चेंज हो रहा था, आप देख रहे थे, तो लमरने वाला है, इलास्टिक के जैसा। डबल लेयर्ड है, पहले ही बताया, डायग्राम बनाए तो बताए कि डबल लेयर्ड है, 2 लेयर का होता है। बाहर वाला लेयर एक्टोडर्म, अंदर वाला इंडोडर्म, दोनों को मिला के प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या तीसरी खासियत, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली 2 चीज का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन, 2 ही चीज का बना होता है। लिपिड माने फैट और प्रोटीन से बना होता है। चौथी बात कि
कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, इसको समझाने के लिए बहुत सारा वैज्ञानिक अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया, अपना अपना मॉडल दिया। तो एक मॉडल का नाम बताने जा रहे हैं, उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और इसको देने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। याद कर लीजिए दिमाग में, ये जीके टाइप का क्वेश्चन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जो फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी आई वो कौन दिया था, तो सिंगर एंड निकोलसन। और जो पांचवी इसकी खासियत है वो सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल है, माने सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को अंदर जाने देता है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर कोई सामान आ गया है तो सब सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकता है, नहीं। अमीबा पानी में रहता है, एक सेल का होता है, घूमते रहता है। अब कुछ भी आ जाएगा तो वो अपने शरीर के अंदर उसके नहीं चला जाता है। फूड आएगा, ऑक्सीजन आएगा तो अंदर हो जाएगा। करेक्ट, ओ ये बात है, फूड और ऑक्सीजन वगैरह आएगा तो अंदर हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसा अनयूजफुल चीज़ है तो अंदर नहीं जाता है। बहुत उसको मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा उसके लिए प्रोटेक्शन का व्यवस्था है, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तो सेल मेम्ब्रेन की खासियत क्या क्या थी कि लिविंग होता है, इलास्टिक और डबल लेयर्ड होता है, और ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। इसका जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसको देने वाला साइंटिस्ट सिंगर और निकोलसन था। और पांचवा की सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानकारी थी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जब हम लोग जान गए कि ये लिविंग यूनिट है, ये काम करता है, ये इसका अपना सोच है, अपना सिलेक्शन का कैपेसिटी है, खुद डिसाइड करता है किस चीज को अंदर जाने दें, किसको नहीं जाने दें, इसके लिए कोई पूछने की उसको जरूरत नहीं। अब इसके फंक्शन की बात है कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या क्या होता है। देखिए 5 फंक्शन आपको हम बताने चल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन का। सबसे पहला कि ये गैस के मूवमेंट को अलाउ करता है। सेल मेम्ब्रेन गैस के मूवमेंट को अलाउ करता है। बाहर से कोई गैस, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाना चाह रहा है तो सेल मेम्ब्रेन उसको जाने देता है, और अंदर से अगर कोई गैस बाहर निकलना चाहता है तो सेल मेम्ब्रेन उसको अलाउ करता है, कंट्रोल करता है। कर रहा है सब गैस को नहीं जाने देगा, जो गैस जरूरी है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, उसको जाने देगा। अब फोटोसिंथेसिस करने वाला कोई सेल है प्लांट का तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने देगा, लेकिन एनिमल का सेल कार्बन डाइऑक्साइड को जल्दी अंदर नहीं आने देना चाहता है। हाँ, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, उसको बाहर भेजने के चक्कर में रहता है। तो पहला फंक्शन हो गया कि अलाउज द मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और दूसरा हो गया कि अलाउज द मूवमेंट ऑफ वाटर। बाहर से पानी को अंदर भेजना है तो सेल मेम्ब्रेन अलाउ करता है। अच्छा है, अंदर ज़्यादा पानी हो गया है, बाहर भेजना है तब भी सेल मेम्ब्रेन अलाउ करता है। आप देखते हैं कि एक चना के बीज को पानी में डाल दीजिए तो चना का बीज अंदर पानी को खींच लेता है, फूल कर बड़ा हो जाता है। करे क्या, पानी अंदर गया। बात सही है कि पानी अंदर जाता है। एक किशमिश को ले लीजिए, धूप में सुखाने लगिए तो पानी बाहर हो जाएगा, तो सिकुड़ जाएगा। एक अंगूर को लेने के बाद किशमिश में कन्वर्ट करने के लिए वो किशमिश में सूख जाता है। करेगा वो पानी बाहर भी आता है, तो करे इसको कौन कंट्रोल करता है, करे सेल मेम्ब्रेन। तो पहला हो गया अलाउज द मूवमेंट ऑफ गैस, दूसरा हो गया अलाउज द मूवमेंट ऑफ वाटर, और तीसरा हो गया कि अलाउज इंडोसाइटोसिस। कोई फूड वगैरह ऐसा है, कोई चीज़ है जिसको अंदर अगर ले आना है तो इंडोसाइटोसिस माने सेल के अंदर जाना, इसको अलाउ करता है। साथ साथ एक्सोसाइटोसिस को भी अलाउ करता है, बाहर भी कोई चीज़ भेजना है तो उसको अलाउ करता है। तो एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस, और जो लास्ट काम क्या करता है तो बाउंड्स साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स। आप देखें ना कि सारे सेल ऑर्गेनेल्स को अंदर ही घुमा कर रख रहा था सेल मेम्ब्रेन, नहीं तो बिखर जाता, छिटा जाता चारों तरफ। तो ये सारा काम करने वाला कौन है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप जानकारी लिए, जाने उसका फंक्शन कि अलाउज द मूवमेंट ऑफ गैस, अलाउज द मूवमेंट ऑफ वाटर, हेल्प्स इन एक्सोसाइटोसिस, अलाउज इंडोसाइटोसिस एंड बाउंड्स साइटोप्लाज्म एंड ऑल सेल ऑर्गेनेल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। अब चलते हम लोग सेल वाल। तो जैसे सेल मेम्ब्रेन लिविंग था, अपनी सोच से काम करता था, उसी के उल्टा सेल वाल नॉन लिविंग होता है। और सेल वाल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहता। सेल मेम्ब्रेन दोनों में रहता है, एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में भी, और सेल वाल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है और नॉन लिविंग होता है। और तीसरी जो इसके बारे में बात है वो क्या है कि वो रिजिड होता है, हार्ड होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताए थे क्या कि इलास्टिक और डबल लेयर्ड होता है, ये इलास्टिक नहीं होता है, रिजिड होता है, हार्ड होता है। और क्या,
तो ये सेलुलोज का बना होता है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल मेम्ब्रेन बना था लिपिड एंड प्रोटीन से, ये बना होता है मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये बात अब आपको समझ लेना है, अपने दिमाग में सेट कर लेना है। अब याद करने की बात नहीं है, दिमाग में सेट करने की बात है, तब जाकर 9th क्लास का रेस्पेक्ट हो पाएगा। 9th क्लास को एक रेस्पेक्ट देने के लिए, एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए हमको इतना काम तो बनता ही है। तो क्या, तो अब जब ये हम लोग समझ गए सेल वॉल, तो फंक्शन क्या है सेल वॉल का, तो करेक्ट देखिए, सबसे पहला फंक्शन है कि सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर से चढ़ा हुआ एक्स्ट्रा कवर है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और क्या करता है, तो ये प्लांट सेल के शेप और साइज को डिटरमाइन करता है। पेड़ का एक शेप साइज फिक्स होता है, ये नहीं कि हमेशा बदलते रहता है, उसका तना अभी तुरंत छू दीजिए टेढ़ा हो गया, ऐसा नहीं। हम लोग का ये से दबा दिया, ऐसे कर लिए, ऐसे भी हो गया, ऐसे भी हो गया, प्लांट में ऐसा नहीं हो पाता है, थोड़ा हार्ड। तो उसके शेप साइज को डिटरमाइन, तो डिटरमाइंस द शेप साइज ऑफ प्लांट सेल, ये इसका काम। और क्या कि प्रिवेंट डेसिकेशन, प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ सेल, सेल को सूखने भी नहीं देता। हम लोग तो घर में धूप ज्यादा तेज तो घर में आ गए, बरसात तो घर में छिप गया। प्लांट, जानवर भी है तो गुफा वगैरह में छिप जाता है, कुछ बील वगैरह में चला जाता है, लेकिन प्लांट तो कहीं भाग के नहीं जाता, वो तो मूव नहीं करता है उस तरह से एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसलिए उसको कौन बचाएगा, तो बोल रहा है कि देखिए वो सेल वाल उसको बचाता है डेसिकेशन से, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है। ये नहीं कि कोई एक ढेला मारेगा तो ढेला प्लांट के अंदर चला जाएगा, पर ऐसा नहीं है। धूल और बालू का कण उड़ेगा पार्टिकल हवा से, और प्लांट के बॉडी में, हम लोग के आंख में, मुंह में, बॉडी के अंदर जा सकता है। प्लांट का बॉडी इतना कमजोर नहीं होता है कि उसके अंदर चला जाएगा। तो कह रहे कि वो इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है और उसको रिजिडिटी भी देता है, हार्ड बनाता है। तो ये सेल वाल था जो कि सिर्फ प्लांट सेल में रहता है। हम पहले ही बोले कि जो आप डायग्राम देखे हैं उससे रिलेटेड हम लोग को क्या करना है कि सारे पार्ट्स के बारे में स्पेशल फीचर्स, फंक्शन समझ लेना। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जान गए। हम पहले ही बोले थे, बोर्ड पर बताए थे आप लोगों को कि 3 पार्ट में बांटकर हम लोग स्टडी करेंगे। एक आउटर कवरिंग, मतलब सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब हम लोग पढ़ लिए। और इसके आगे वाला जो है, आगे वाला जो सेकेंड नंबर था, वो हम बोले थे कि साइटोप्लाज्म और उसके अंदर के ऑर्गेनेल्स का स्टडी करेंगे। और 3 नंबर में लिखे थे न्यूक्लियस। तो 1 नंबर तो कंप्लीट हो गया, कवरिंग की बात खत्म हो गई कि हाँ सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल होता है। अब आ गया मामला साइटोप्लाज्म का। तो करेगी साइटोप्लाज्म क्या है, तो बोला देखिए डायग्राम में जो आप देखे हैं कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, उस दोनों के बीच का जो कुछ भी मटेरियल दिखाई दे रहा था लिक्विड का, बोले कि उसमें लिक्विड के जैसा भरा रहता है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसी को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और उसके अंदर वो सारा पार्ट्स भी आता है। तो साइटोप्लाज्म की खासियत क्या होती है कि साइटोप्लाज्म कुछ खास तरह के एलिमेंट से बना हुआ एडहेसिव फ्लूइड है, चिपचिपा टाइप का। अब किस किस चीज से बना होता है, तो देखिए मेन इसका जो कंपोनेंट होता है साइटोप्लाज्म का, हम बताने जा रहे हैं, दिमाग में सेट कर लीजिए, वो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। यही तो खासियत है। ये 4 जो एलिमेंट है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इसको बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ बोलते हैं, लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या है, तो कह रहा है कि साइटोप्लाज्म 90% के नियर अबाउट इसी चारों का बना। अब जैसे देखिए ऑक्सीजन 64% रहता है, ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म में 64% ऑक्सीजन होता है। ये बात 9th क्लास में आपको समझना है, ये आप पिछले क्लास में नहीं समझ पाए थे, इसी सब पर ध्यान लगाना है। क्या, तो ऑक्सीजन 64%, कार्बन 18% के लगभग होता है। कार्बन देखिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद कार्बन का नंबर आता है, कार्बन 18%, और हाइड्रोजन उससे भी कम 10% होता है। ऑक्सीजन 64, कार्बन 18 और हाइड्रोजन 10, 64, 18, 10। और चौथा जो नाइट्रोजन है वो बहुत थोड़ा सा होता है, लगभग पॉइंट में 0.34, इस तरह से 0.3%। तो कुल मिला के ये 92 प्लस हो गए। 92 जोड़कर देखिएगा, 64, 18, 10 और 0.3, तो 92.3% आ जाएगा। तो 92.3% कवरेज ये 4 एलिमेंट ही दे देता है। बाकी में बहुत कुछ होता है, विटामिन, मिनरल, साल्ट, एंजाइम्स, तरह तरह का चीज़ उसमें रहता है, फूड, बहुत कुछ रहता है उसमें, सब कुछ रहता है।
तो अब क्या है कि ये क्या है, तो सबसे पहली जो बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है साइटोप्लाज्म के बारे में, अमेजिंग भी है, देख लीजिए कि साइटोप्लाज्म भी लिविंग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे सेल मेम्ब्रेन लिविंग था और अपना डिसीजन लेने के काबिल था, वो बढ़ सकता है, घट सकता है, और सेल वाली ये काम नहीं कर सकता है। टेबल बढ़ घट नहीं सकता, लकड़ी का टुकड़ा बढ़ता घटता नहीं रहता, लेकिन लिविंग चीज का एक लक्षण है ना जी। तो साइटोप्लाज्म भी लिविंग है, ये भी बढ़ता घटता रहता है और हमेशा मूव करते रहता है। दिमाग में सेट कर लीजिए। साइटो देखे हैं कि नहीं आप, देखा है कि नहीं, इसीलिए हम पहले ही दिखा दिए, नहीं तो आप समझिए कि रसगुल्ला टाइप का कोई आइटम होता होगा सेल, और उसके अंदर पता नहीं बेल कर क्या नहाए न धोआए चल दिए सेल पढ़ने। 9th क्लास में ये बात एक्सेप्ट करना है, हम लोग समझना है, ये बात समझना है कि साइटोप्लाज्म भी लिविंग थिंग है, वो भी सोच विचार के काम करता है। साइटोप्लाज्म हमेशा बिजी रहता है, काहे तो करे इसको तो मटेरियल सप्लाई करना है, कभी गोल्गी बॉडी कुछ केमिकल मांग रहा है तो गोल्गी बॉडी को दे रहा है, कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे रहा है, कभी लाइसोसोम को किसी चीज की जरूरत है उसको, ये सब को इंपॉर्टेंट मटेरियल्स, रिक्वायर्ड मटेरियल सप्लाई करता रहता है। ये साइटोप्लाज्म का जो ये मेन फंक्शन हो गया, और ऑलवेज इन मूवमेंट होता है, हमेशा मूव करते रहता है। तो साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग जान गए कि सेल के अंदर न्यूक्लियस से लेकर न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस को छोड़ दीजिए, बीच वाला एगो गोल गेंद के जैसा जो स्ट्रक्चर उसको छोड़ दीजिए, तो उसको छोड़कर बाकी जो कुछ भी सेल के अंदर है वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर आता है। और उसके अंदर बहुत सारा स्ट्रक्चर भी होता है जिसका स्पेशल फंक्शन होता है, जिसको सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। और ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है, अब कौन कौन है, अभी तक तो हम लोग बाउंड्री की बात पढ़ाई किए, अब साइटोप्लाज्म की बात पढ़ाई किए, अब साइटोप्लाज्म में तो उसका ऑर्गेनेल्स भी आता है, तो हम लोग को जानना पड़ेगा। तो देखिए पिक्चर में जो सबसे पहले बनाए हैं हम सेल का जो डायग्राम बना रहे थे, उसमें जो सबसे पहले हम बनाकर आपको बताए हैं कि अंदर एक रास्ता टाइप से होता है, याद है ना, रास्ता टाइप से, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। आपको याद करके रखना, आप चाहिए देखिए एक बार बोर्ड का एक पिक देख लीजिए, एक बार बोर्ड का पिक देख लीजिए, देख रहे हैं आप, देखिए समझ लीजिए, कंफ्यूजन में रहने पर पढ़ाई संभव नहीं, आप देख लीजिए। तो ये रास्ता टाइप का जो बनाए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दो तरह का होता है, बताए थे ना कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाला जिस पर कि कोई राइबोसोम वगैरह अटैच नहीं रहता है, रफ का मतलब कि जिसमें राइबोसोम अटैच रहता है, तो जिसमें राइबोसोम अटैच हो गया वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब विदाउट राइबोसोम तो वो हो गया क्या कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब सवाल ये उठता है कि इसका काम क्या है। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत काम है, एक तरह से मान के चलिए कि सेल के अंदर जितना काम हो रहा है सब का मेन हथियार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है। क्या तो बोला, देखिए यही तो बाहर से मटेरियल खींचकर न्यूक्लियस में ले आता है, न्यूक्लियस को बताता है कि हाँ क्या सामान कम है, क्या बाहर से लाया जाए, और लेकर आकर पहुंचाता है। तो एक तो ये पाथवे क्रिएट करता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटसाइड द सेल, न्यूक्लियस और सेल के आउटसाइड के बीच में जो पाथवे क्रिएट, देखते रहिए आप, पाथवे जो क्रिएट हो रहा है, ये पाथवे कौन क्रिएट कर रहा है, कह रहा है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसका बहुत बड़ा फंक्शन है। और क्या फंक्शन है, तो कह रहा है कि देखिए इसका फंक्शन क्या है कि ये सपोर्ट करता है। अब सेल है और सेल के चारों तरफ, हम बोले हैं कि ऐसा चारों तरफ होता है, फोटो में नहीं बना रहे कि बाकी चीज बनाने का जगह नहीं मिलेगा हम लोग को, माइक्रोस्कोपिक नहीं ना बनाना है, क्लियर करना था, इसलिए एक दो बना दिए बस, लेकिन चारों तरफ होता है। तो चारों तरफ से मान लीजिए कि सेल को सपोर्ट दे रहा है, सेल को ऐसे दबाया जाए तो हल्का सा फ्लेक्सिबल रहे, स्प्रिंग टाइप का काम करेगा, देखिए तो आप ऐसे स्प्रिंग टाइप से चारों तरफ से रहेगा, तो सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और क्या करता है कि इसमें का जो स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देख रहे हैं ना, SER, स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाने का काम करता है, फैट फैक्ट्री है, लिपिड की फैक्ट्री है, तरह तरह का केमिकल, मतलब मान के चलिए ना, देखिए समझ लीजिए, पहचान लीजिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर हमेशा तेल तेल टाइप का लगा रहता है, स्मूथ वाला पर SER, सेट कीजिए दिमाग, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर हमेशा तेल तेल जैसा लगा रहता है। तेल कहाँ से आता है, अंदर से निकलते रहता है, और उसके साथ साथ बहुत सारा इंपॉर्टेंट केमिकल भी वहां से निकलते रहता है। बोले ना कि सारा पार्ट्स को केमिकल वगैरह सप्लाई करने का काम इसी के जिम्मे है।
किसी को पैकेट बनाने के लिए, स्किन का बनाने के लिए, मेम्ब्रेन बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, सब कुछ यही सप्लाई करेगा। तो इसका दो काम तो आपके सामने आ गया। पहला काम क्या सामने आ गया कि ये जो है सपोर्टिंग नेचर का होता है, सपोर्ट देता है मैकेनिकल। दूसरा क्या काम आ गया आपको कि ये फैट सेक्रेट करने का काम करता है, फैट की फैक्ट्री है, लिपिड का सेक्रेशन करता है। और तीसरा क्या हो गया, तो कह रहा है कि देखिए तीसरा बताया ना कि पाथवे क्रिएट करता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटसाइड द सेल। और चौथा क्या होगा कि रफ वाला जो देख रहे हैं इसमें तो राइबोसोम सटा हुआ है, चिपका हुआ है, तो प्रोटीन बनाने का काम करता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है और प्रोटीन को ढोकर भी ले जाने का काम करता है, बना भी देता है। और दूसरी जगह माने क्या, उस सेल के अंदर ही अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेजना है, तो इस तरह से भेजता भी रहता है जरूरत के हिसाब से। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना भी है, और प्लस प्रोटीन का सिंथेसिस भी है रफ वाला का, और लिपिड का सिंथेसिस किसका है, स्मूथ वाला का। और क्या है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो लीवर का सेल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जान लीजिए कि लीवर का जो सेल होता है उस सेल में भी तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता होगा। तो वो क्या करता है कि अगर कोई जहरीला केमिकल वगैरह भी हम लोग के शरीर में चला जाता है तो उस केमिकल को न्यूट्रल बना देता है, मतलब उसका असर खत्म कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है, विष रहित बना देता है। तो कह रहे कि ओ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, समझ में आया। अब हम लोग के सामने क्या है, वो है अगला सेल ऑर्गेनेल, और वो क्या है तो कह रहा है राइबोसोम, जो हम लोग देखे हैं कि अभी चिपका हुआ था। तो ये चिपका वाला, तो ये जो राइबोसोम है दोनों तरह का होता है भैया। क्या दोनों तरह का, तो फ्री भी अटैच भी बताए हैं डायग्राम में वहां कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपका हुआ है तो अटैच राइबोसोम कहलाएगा, अगर ऐसे ही घूम रहा है सेल में चारों तरफ तो फ्री वाला राइबोसोम कहलाएगा। और राइबोसोम के साथ सबसे बड़ी खासियत क्या है कि होता है स्फेरिकल, लेकिन ग्रेनुलर होता है, क्रिस्टल टाइप का होता है। ये नॉन लिविंग होता है, लिविंग नहीं होता है। दो चीज से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड मीन्स आरएनए एंड प्रोटीन, दो चीज से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। याद कर लीजिए कि राइबोसोम किस चीज से मिलकर बना होता है, तो दो चीज से, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड कौन वाला, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। कौन, तब वो राइबोसोम। अब इसमें लिपिड एब्सेंट होता है, इसमें फैट नहीं होता है, 0% फैट वाला होता है ये। और क्या कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, पहले ही बता दिए कि ये क्रिस्टलाइन होता है। और सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट अमेजिंग बात बता दें आपको कि मैमल्स का, जैसे हम लोग मैमल्स हैं तो उनका जो आरबीसी होता है उसमें राइबोसोम नहीं होता है। मैमल्स के आरबीसी में राइबोसोम भी नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और न्यूक्लियस ये सब मैमल्स के आरबीसी में नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव बात हो गई है ये। तो अब क्या है कि फंक्शन की बात आती है, इसका फंक्शन क्या है, तो देखिए इसका जो सबसे स्पेशल फंक्शन है ये वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, इसलिए इसको नॉन एज प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम इज नॉन एज प्रोटीन फैक्ट्री। व्हाई, बिकॉज इट इज ए सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की फैक्ट्री है ये। अब सवाल उठता है कि अगर हम राइबोसोम के बारे में जान गए कि हाँ भाई सेल में जहाँ कहीं भी प्रोटीन की जरूरत होती होगी उसकी सप्लाई करने वाला ये कौन है, बनाने वाला कौन है, राइबोसोम। तो अब हम लोग चलते हैं गोल्गी बॉडी पर, जो बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है गोल्गी बॉडी। इसका काम क्या है, तो देखिए इसके बारे में जानकारी ले लीजिए कि ये सबसे पहली बात कि ये मेम्ब्रेनस होता है, ये क्रिस्टलाइन वाला नहीं है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। और ये गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपरेटस भी कहलाता है। प्लांट सेल का मामला आता है तो इसका नाम बदल जाता है डिक्टियोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी का नेम चेंज हो जाता है और वो हो जाता है डिक्टियोसोम। और डिक्टियोसोम तो क्या, तो इसका 3 मेन पार्ट होता है। एक तो हो गया लेयर वाइज उस पर रहता है सो, और दूसरा क्या कि उसमें ड्रॉप के जैसा लटका रहता है और नीचे बहुत सारा बबल्स होता है। ये 3 इसका मेन पार्ट होता है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स, वैक्यूल्स। सिस्टर्नी, वेसिकल्स, वैक्यूल्स को ये क्या है, तो देखिए फोटो आप देख रहे हैं कि जो फोटो आप देखे हैं बोर्ड पर जो आपको बनाए थे उसमें हम बताए हैं कि देखिए उसमें जो सिस्टर्नी है ऊपर ऐसे ऐसे जो लेयर टाइप का दिखाई दे रहा है, उसके नीचे जो बबल्स दिखाई दे रहा था उसमें हमेशा बबल्स के जैसा निकलते रहता है। वो बबल्स कैसा होता है, तो कह रहा मेम्ब्रेन का बना हुआ छोटा छोटा डब्बा के जैसा, वो बबल्स नहीं है, डब्बा के जैसा चीज है।
अब उसका क्या, तो कह रहा है बहुत सारा फंक्शन है सेल में। अब सेल में कहीं भी कोई सामान भेजना है, जैसे राइबोसोम में प्रोटीन बन गया है और इसको माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेजना है, तो कौन ले जाएगा, कहाँ रखाएगा, तो कह रहा है कि इसी में से एक बबल्स जाएगा और उस बबल्स के अंदर वो प्रोटीन पैक हो जाएगा, पैक होकर अरे ये तो ट्रांसपोर्ट का काम कर दिया, ये तो पैकेजिंग का काम करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई सेल मेम्ब्रेन टूट गया है, थोड़ा सा क्रेक हो गया, वहां पर जाकर एक बबल वैसा चिपक जाएगा, रिपेयरिंग भी कर दिया। मीन्स रिपेयरिंग का भी काम करता है। सेल में कहीं भी कोई टूट फूट हो रहा है तो उसके रिपेयरिंग में दिन रात लगा रहता है, ये चारों तरफ घूमते रहता है। और ये सेल के अंदर एक ही होता है, एक सेल में लगभग एक ही होता है, ये जो होता है गोल्गी बॉडी एक सेल में एक ही होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि जैसे लाइसोसोम है, लाइसोसोम है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये चारों तरफ घूमते रहता है। तो उसमें भी अगर कोई टूट फूट आ रहा है तो उसके रिपेयरिंग के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रिपेयरिंग, सेल वाल में कोई क्रेक हो गया है उसका रिपेयरिंग और ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग और सेक्रेशन, चार इसका मेन काम। सेक्रेटरी है ये सेल का सेक्रेटरी है, सेक्रेट करने का काम करता है, मतलब तरह तरह का केमिकल भी सेक्रेट करता है। और क्या करता है तो बोल रहा है कि देखिए रिपेयरिंग का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है और ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। सेल में कहीं भी ये सब काम होगा तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, गोल्गी बॉडी। ट्रांसपोर्ट के लिए, रिपेयरिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए गोल्गी बॉडी। तो अगर हम लोग गोल्गी बॉडी को समझ गए, जिसको कि प्लांट में डिक्टियोसोम बोलते हैं, तो अब हम लोग के सामने बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसका नाम है लाइसोसोम, जिसको कि आप लोग सुने हुए कि सुसाइडल बैग बोलते हैं। ये क्या है, देखिए राइबोसोम भी एक तरह का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, लेकिन ये सिंगल मेम्ब्रेन वाला होता है। हम पहले ही बोले कि सेल के अंदर मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर भी दो तरह का है, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन। ये कैसा मेम्ब्रेन है लाइसोसोम का, कि सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल लेयर का होता है। और क्या होता है कि ये समझिए कि पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और क्या होता है कि इसके अंदर बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, इसके अंदर बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। जो कहाँ बनता है ये एंजाइम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। पहले ही बोले हैं कि नहीं कि सेल के अंदर जितना महत्वपूर्ण काम होता है उसमें कहीं ना कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो एंजाइम बनता है और आकर इसमें लोड हो जाता है, एक बबल्स के अंदर बंद हो जाता है, तो वो बन गया क्या, अब लाइसोसोम कहलाने लगेगा। और इसका काम क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम के जैसा सर्व करता है। इट सर्व्स एज इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब सेल के अंदर कोई भी डाइजेशन संबंधी काम है। ये क्या डाइजेशन, तो बोला कि देखिए अगर कोई फॉरेन मटेरियल, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस अगर सेल के अंदर एंट्री ले लेता है, एक तो सेल मेम्ब्रेन उसको अंदर आने नहीं देगा, लेकिन किसी तरह से अगर अंदर आ जाता है तो उसको तुरंत लाइसोसोम अटैक करेगा, खा जाएगा और डाइजेस्ट कर देगा। इसके अंदर तो बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है, इतना पावरफुल कि वो किसी भी ऑर्गेनिक मतलब लिविंग थिंग को डाइजेस्ट कर सकता है, गला सकता है, पचा सकता है, कोई फॉरेन मटेरियल। और भी इसका काम है, घूमते रहता है, कोई पार्ट अगर कमजोर पड़ रहा है, काम करने के लायक नहीं, जैसे कोई माइटोकॉन्ड्रिया अब काम नहीं करने वाला है, फेड होने जा रहा है, तो बोला है कि उसको खा जाएगा, उसके जगह पर दूसरा चलते रहेगा, खा जाएगा उसकी जगह पे दूसरा। हम बताए भी आपको ये बात कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन लाइसोसोम। अब इसमें होता क्या है कि कभी कभी ये ब्लास्ट कर जाता है, फट जाता है, ब्रेकेज हो जाता है इसमें। तो ब्रेकेज होता है तो इसमें का लिक्विड बाहर आ जाता है। अब वो लिक्विड इतना पावरफुल होता है, इतनी मात्रा में होता है कि सेल के तो सारे ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर देता है। इस तरह से वो सेल का मरना तो तय है। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं कि है बड़ी काम की चीज, सेल के अंदर ही रहता है, लेकिन सुसाइड का भी कारण बन सकता है। अपने से फट जाए तो सेल अपने से खत्म भी हो जाएगा, इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों इसको सुसाइडल, तो बोल सकते हैं कि व्हेन इट गेट रैप्चर्ड देन इट मे डाइजेस्ट द सेल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब सवाल आता है कि चलिए ये बात अगर हम जान गए तो सेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल के तरह से जाना जाता है, और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये क्या है, तो बोला कि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इज स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल टाइप का छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, जो देख रहे थे आप उधर घूम रहा था सेल में, तो उस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और ये डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल लेयर का बना होता है।
और इसमें क्या है कि डीएनए जेनेटिक, देखिए सेल के अंदर जितना सारा सामान है उसमें से कुछ ऐसा चीज, ऐसा ऑर्गेनेल, ऐसा पार्ट है जो सेल्फ रिप्लिकेटिंग कैपेसिटी रखता है, मतलब कि वो चाहे तो अपने जैसा दूसरा भी पैदा कर सकता है। और उसके पीछे कारण होता है कि जिस सेल ऑर्गेनेल में अपना डीएनए होगा वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग करेगा, मतलब अपना मॉडल तुरंत दूसरा बना लेगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, ये समय समय पर दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया भी पैदा करते रहता है जरूरत के अनुसार। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये बैक्टीरिया में नहीं होता, आरबीसी और बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। आरबीसी मैमल्स का, जैसे हम लोग के बॉडी में का जो ब्लड में का आरबीसी है उसमें, और बैक्टीरिया वगैरह में ये सब नहीं पाया जाता है। ये अब इसका फंक्शन क्या है, देखिए इसका बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, तो साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। करे क्या, हम लोग जो कुछ भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होने के बाद हम लोग ब्लड में मिल जाता है। तो खाना ब्लड में मिलने से एनर्जी तो नहीं मिल गई, खाना मिल गया ब्लड में, एनर्जी तो नहीं मिली, कैसे मिलेगी, तो बोला है कि देखिए जब ब्लड के सहारे वो फूड पहुंचेगा सेल के अंदर, और सेल के अंदर पहुंचने के बाद जब वो फूड जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तब एक रिएक्शन होगा जिसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं, क्रेब्स साइकिल या सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। उस रिएक्शन में क्या होगा, तो बोला है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, मतलब हम लोग जो खाना खाए हैं वो खाना जल जाएगा और एनर्जी देगा। कह रहा है ठीक है, बाहर भी तो हो सकता है, बोला कि नहीं, ये काम जब होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम बताए आपको कि देखिए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, अंदर का मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है, उसके फोल्ड को क्रिस्टी बोलते हैं, अंदर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स लिक्विड भरा होता है जिसको कि मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसके बारे में हम आपको अलग से वीडियो बनाकर बताएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो का हम लोग को डिटेल स्टडी करना है, इंटरनल स्ट्रक्चर जानना है, जिसके लिए कि हम अलग से वीडियो बताएंगे और अगला पार्ट इसका लेकर आएंगे। लेकिन अभी तत्काल हम बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो क्या है, तो कह रहा है कि एनर्जी प्रोड्यूस करना है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है। जैसे अभी हम जोर जोर से बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, हमको भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको बोलने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, कह रहा है कि सेल में से आता होगा। कह रहा है कि सेल में एनर्जी कहाँ से आ जा रही है, कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है एनर्जी, वो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी दे रहा करके, ओ हर काम के लिए एनर्जी का सोर्स माइटोकॉन्ड्रिया ही है। देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब सवाल है प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड्स क्या है, तो हम बोले हैं देखिए डायग्राम बनाने समय आपको कि देखिए प्लास्टिड्स स्पेशली प्लांट सेल में पाया जाता है। ये एक खास तरह का सेल ऑर्गेनेल है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है और 3 तरह का होता है। ये प्लास्टिड 3 तरह का होता है, ये भी सेल्फ रिप्लिकेटिंग कैपेसिटी वाला होता है, मतलब इसमें भी अपना डीएनए होता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि ऐसे 2 सेल ऑर्गेनेल का नाम बताइए जिसमें कि खुद से डीएनए मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, तो आप आराम से बोल दीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। अब बोल रहा है कि ये प्लास्टिड्स भी मेम्ब्रेन का बना होता है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग कैपेसिटी होती है बिकॉज इट कंटेन्स डीएनए। और क्या ये 3 टाइप का होता है, कौन कौन, तो कह रहे हैं देखिए क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो, क्लोरो, ल्यूको, ये क्या, तो देखिए क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, तीनों तरह का प्लास्टिड्स प्लांट सेल में पाया जाता है। सबका अपना अपना काम है। कह क्या काम है, तो कह रहे देखिए क्रोमोप्लास्ट का काम है कलर प्रोवाइड करना। किसी पेड़ के डाल में, फल में, फूल में, पत्ता में अगर कोई भी कलर दिखाई देता है, ग्रीन कलर को छोड़कर, ग्रीन कलर ये नहीं देता है, बाकी जितना भी कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट, ये कलर प्रोवाइड करना इसका काम है। अब दूसरा वाला हो गया क्लोरोप्लास्ट। तो कह रहा है देखिए क्लोरोप्लास्ट का 2 काम है, एक तो ग्रीन कलर, पेड़ में कहीं भी कोई ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर जाता है, क्लोरोप्लास्ट पर जाता है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी हेल्प करता है बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरो, पेड़ में आप सुने होइएगा कि पेड़ की पत्ती हरी होती है, इसमें क्लोरोफिल होता है। तो कह रहे कहाँ होता है क्लोरोफिल, तो कह रहे सेल के अंदर होता है, प्लांट सेल के अंदर। तो प्लांट सेल में कहाँ होता है, उसमें तो बहुत सारा चीज हो, आप तो जान गए सेल के अंदर का बात, कि सेल के अंदर का मतलब बहुत कुछ होता है। तो सेल के अंदर भी प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसका डिटेल हम आपको बताए हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्टडी हम लोग करना है तो हम और भी बताएंगे बिकॉज इसका 10th में भी यूज है। और क्या, तीसरा, पहला हो गया क्रोमोप्लास्ट, तो कलर प्रोवाइड करना एक्सेप्ट ग्रीन, और दूसरा हो गया क्लोरोप्लास्ट, इसका कलर प्रोवाइड करना, ग्रीन कलर प्रोवाइड करना और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। इस ल्यूकोप्लास्ट का काम है, ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है और इसका काम है फूड वगैरह स्टोर करना। खाना जो बनता है सेल के अंदर,
खाना वाना जो पहुंचता है सेल के अंदर, तो सेल को जब स्टोर करना होता है भोजन किसी काम के लिए, तो खासतौर से प्लांट सेल तो अपने ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर कर लेता है। तो ये तो प्लास्टिड्स की बात थी जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। अब आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है? तो बोला देखिए वैक्यूल्स छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये एक तरह का स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर है। वैक्यूल्स भी मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है और इसके मेम्ब्रेन का एक खास नाम भी है और इसके मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। याद कर लीजिए कि वैक्यूल्स का मेम्ब्रेन क्या कहलाता है? टोनोप्लास्ट। और वैक्यूल्स के अंदर जो लिक्विड मटेरियल या सॉलिड कुछ भी भरा हुआ रहता है उसको सेल सैप कहते हैं, सेल सैप कहते हैं। अब क्या है कि वैक्यूल्स प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, लेकिन थोड़ा सा का अंतर है। प्लांट में सिंगल वैक्यूल होगा लेकिन लार्ज होगा, बड़ा सा एक ही रहेगा और परमानेंट हमेशा रहेगा। जब सेल बनेगा तब से लेकर सेल के मरने तक वो रहेगा। लेकिन एनिमल सेल में छोटा छोटा वैक्यूल और क्या, तो मेनी वैक्यूल्स और क्या, टेम्पोररी वैक्यूल्स। मतलब अभी है फिर खत्म हो गया, फिर जरूरत पड़ा खाना खाना है, अंदर कोई चीज को रखना है तो वैक्यूल बन गया, सेल में खुद ही बनता और खत्म होते रहता है। ये मामला प्लांट सेल का है। एनिमल सेल का है। एनिमल सेल में टेम्पोररी, स्मॉलर और मेनी, और प्लांट सेल में सिंगल बट लार्जर एंड परमानेंट वैक्यूल होता है। वैक्यूल की अब काम क्या है इसका? तो कह रहे देखिए वैक्यूल जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। माने पानी को घट पर ज्यादा पानी हो गया तो कुछ पानी अंदर अपने रख लिया, चाहे कोई मटेरियल एक्स्ट्रा आ गया है, कोई जहरीला चीज है जिसको सेल में अब रखने का कहीं जगह नहीं, तो कह रहे चलिए वैक्यूल में फेंक दीजिए। टॉक्सिक मटेरियल को स्टोर काम देख लीजिए। पहला ऑस्मोटिक प्रेशर, मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा क्या हो गया कि हेल्प्स इन ओस्मो रेगुलेशन, मतलब अंदर के वाटर के प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तीसरा क्या, स्टोर्स टॉक्सिक मटेरियल्स, जहरीला सामान को स्टोर करने का काम करता है। और प्रोवाइड रिजिडिटी टू प्लांट सेल, और प्लांट सेल को थोड़ा अंदर से कड़ा भी बनाए रहता है, जल्दी से ग्रोथ करने में भी हेल्प कराता है। 1-2 साल का बच्चा, 1-2 साल का पेड़, तो चूंकि प्लांट सेल में बड़ा बड़ा वैक्यूल्स होता है तो जल्दी बढ़ जाता है। अब सवाल उठता है कि ये वैक्यूल्स जो होता है, अब इसके बारे में हम जान गए, तो अब सेंट्रोसोम क्या है? आप देखिए होइएगा, सेंट्रोसोम स्टार टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, बताएं फोटो बनाकर। लेकिन इसकी खासियत है कि सिर्फ एनिमल सेल में होता है, सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं होता है। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं होता है, ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है। और एक टाइप का ये भी क्रिस्टल टाइप का आइटम है, ग्रेन्यूल्स है, मेम्ब्रेन का बना हुआ नहीं, लिविंग टाइप का आइटम नहीं है। और ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और सेल डिवीजन के प्रोसेस के समय ये बहुत कारगर होता है, जिसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ना है। अब प्लांट सेल में ये नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल में भी तो सेल डिवीजन होता है, तो उसमें कौन हेल्प करता है? तो उसके लिए इसी से मिलता जुलता एक दूसरा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है पोलर कैप्स। याद कर लीजिए, पोलर कैप्स ये हेल्प करता है प्लांट सेल को सेल डिवीजन में। और सेंट्रोसोम ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। अब सवाल उठता है कि ये तो हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स का डिटेल समझने का ट्राई किए, उसको एक्सप्लोर किए, उसका यूनिक बात समझने का ट्राई किए जो पिछले क्लास में हम लोग नहीं समझ पाए थे। अब ये सब कुछ करने के बाद हम लोग को एक चीज कंक्लूड करना पड़ेगा कि आखिर प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग तो उस समय से बात कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर से आपके सामने हम रखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो क्या, तो देखिए सबसे पहला कि एनिमल सेल छोटा होता है और प्लांट सेल थोड़ा बड़ा होता है। एनिमल सेल छोटा, प्लांट सेल बड़ा होता है। दूसरा कि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स टेम्पोररी, स्मॉलर एंड मेनी, और प्लांट सेल में वैक्यूल्स सिंगल, लार्जर एंड परमानेंट होता है। अब क्या, तो कह रहा है कि एनिमल सेल में बहुत सारा गोल्गी बॉडी होता है, एनिमल सेल में गोल्गी बॉडी होता है जो बहुत डेवलप्ड होता है और बहुत अच्छी तरह काम करता है। और इसी काम के लिए प्लांट सेल के मामला में एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है डिक्टियोसोम। अब क्या, तो कह रहा है कि देखिए एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट रहता है और प्लांट सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं रहता। तो इस तरह से अगर हम लोग समझने में कामयाब हो गए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, तो देखिए हम लोग अब अपना ये पार्ट कंप्लीट करने में कामयाब हो।
हम पहले ही बताए थे कि सेल के स्ट्रक्चर का टोटल स्टडी करने के लिए 3 पार्ट्स में बांटेंगे। एक ऊपर का कवरिंग, तो हम मेम्ब्रेन वगैरह के बारे में पढ़े, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल वगैरह के बारे में पढ़े। फिर हम बोले थे कि देखिए अंदर का लिक्विड और मटेरियल्स जो है सो तो साइटोप्लाज्म और हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ाई किए। अब बच गया न्यूक्लियस, फिर बच गया कि चलिए सेल के अंदर कोई चीज़ डिफ्यूजन वगैरह, ऑस्मोसिस वगैरह कैसे होता है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ये सब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, प्लास्टिड्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है। इस सब के लिए हम अगला पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स ए लॉट, थैंक्स ए लॉट।